प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि एक वाक्य को हम कितने हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। जितने हिस्से हम विभाजित करेंगे वो हिस्से सब आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। यानी सेंटेंस एक सार्थक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कि पूर्ण अर्थ निकले। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं कि सेंटेंस किसको कहेंगे। हरी रीड्स ए बुक, तो ये आपका सेंटेंस हुआ क्योंकि इससे सार्थक शब्द प्रयोग हुए हैं और इसका कि एक अर्थ निकलता है। तो प्रत्येक सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट पार्ट्स और दूसरा प्रेडिकेट पार्ट्स। तो प्रत्येक सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स। अब सब्जेक्ट पार्ट्स क्या है? तो सब्जेक्ट पार्ट्स हम कहेंगे जिसके बारे में हम कोई जानकारी या बात करते हैं। यानी जिस शब्द के बारे में हम कोई जानकारी अथवा बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए या जानकारी दी जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट पार्ट्स क्या है और प्रेडिकेट पार्ट्स क्या है। मोहन इज प्लेइंग चेस। मोहन इज प्लेइंग चेस। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब से लेकर बाद का जो भी हिस्सा होता है वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट पार्ट्स। प्रेडिकेट पार्ट्स क्या कहलाता है? प्रेडिकेट पार्ट्स। और सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले जो चीज़ भी होती है वो कहलाता है सब्जेक्ट पार्ट्स। क्या कहेंगे उसको? सब्जेक्ट पार्ट्स। तो ये दो हिस्से हम एक वाक्य के कर सकते हैं, सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स में। अब हम सब्जेक्ट पार्ट्स का विभाजन करेंगे। सब्जेक्ट पार्ट्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है और प्रेडिकेट पार्ट्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। अब सब्जेक्ट पार्ट्स के हम दो भाग कर देते हैं। कितने भाग कर देते हैं? दो भाग। पहला हो जाएगा क्वालिफायर, क्वालिफायर, और दूसरा हो जाएगा हेड वर्ड, हेड वर्ड। तो सब्जेक्ट पार्ट्स के हमने दो भाग किए, एक क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। अब क्वालिफायर भी दो भागों में आपका विभाजित हो जाता है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। तो आपका क्वालिफायर दो भागों में विभाजित हो गया, पहला डिटरमाइनर और दूसरा एडजेक्टिव। इसी तरह से हेड वर्ड भी दो भागों में विभाजित हो जाता है,
नाउन और प्रोनाउन। तो हेड वर्ड आपका दो भागों में विभाजित हो गया, नाउन और प्रोनाउन में। एक चीज और आती है, सब्जेक्ट के बाद में एक फ्रेज प्रयोग करते हैं जिसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से जानते हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी पहला क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हुआ आपका सब्जेक्ट पार्ट्स का विभाजन। इसके बाद अब देखें आप प्रेडिकेट पार्ट्स को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो प्रेडिकेट पार्ट्स आपका तीन भागों में विभाजित होता है। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी आपका दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा कंप्लीमेंट। कह सकते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो प्रेडिकेट पार्ट्स को हम तीन भागों में, या हम कह सकते हैं एक और जोड़ दें, चार भागों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका दो भागों में विभाजित हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा कंप्लीमेंट और चौथा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। अब हम आपको एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, ए बॉय एज बी के। पहले हम आपको केवल सब्जेक्ट पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद आपको प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ए बॉय यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब से लेकर बाद तक, ये वाला जो ए बॉय है ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ। अब देखें कि ये शब्द जो इसमें प्रयोग हुआ है ये आपका क्वालिफायर कहलाएगा, क्योंकि ये बॉय की विशेषता में आया हुआ है। बॉय की विशेषता बता रहा है कि ए बॉय इज बीपी। तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट, जिसमें ए आपका क्वालिफायर हो जाएगा और बॉय आपका हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड, और हेड वर्ड में ये आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें, सम मैन were sitting under a tree.
दूसरा एग्जाम्पल है सम मैन वर सिटिंग अंडर ए ट्री। तो देखिए वर से लेकर के लास्ट का आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा और ए सम मैन आपका सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। इसमें सम शब्द आपका क्वालिफायर, सॉरी गलती लिखी है यहाँ पे, सही कर देता हूँ इसको, क्वालिफायर और मैन शब्द आपका हेड वर्ड हो जाएगा और हेड वर्ड में ये आपका नाउन है। ठीक है, अब देखिए क्वालिफायर को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। यही क्वालिफायर जब डिटरमाइनर में परिवर्तित होता है तो उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया होता है। एडजेक्टिव आप जानते हैं वे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता में प्रयोग होते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्लियर करता हूँ। An old man is walking in the ground। तो an old man is walking in the ground। तो देखिए इज से लेकर के आपका ग्राउंड तक ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स कहलाएगा और एन ओल्ड मैन ये आपका सब्जेक्ट पार्ट्स कहलाएगा। अब जिसमें एन आपका डिटरमाइनर कहलाएगा। क्यों डिटरमाइनर कहलाएगा? क्योंकि इसके बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग ना होता तो ये आपका क्वालिफायर कहलाता। ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया और मैन ये आपका हेड वर्ड हो गया। और हेड वर्ड में ये आप जानते ही हैं कि नाउन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए ब्यूटीफुल girl came to me yesterday। A beautiful girl came to me yesterday। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब दिए, तो मेन वर्ब से लास्ट तक आपका प्रेडिकेट पार्ट्स कहलाएगा और गर्ल से पहले का हिस्सा आपका सब्जेक्ट पार्ट्स कहलाएगा, जिसमें ए आपका डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल ये आपका एडजेक्टिव हो गया और गर्ल ये आपका हेड वर्ड हो गया है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट पार्ट्स में हेड वर्ड और क्वालिफायर को डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में विभाजित कर देते हैं। अब एक चीज़ आपकी बची एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एडजेक्टिवल फ्रेज वर्ब सहित शब्दों का एक समूह होता है जो मेन वर्ब की विशेषता में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं उसे आपको क्लियर करता हूँ।
ब्लैक क्रो सिटिंग on the ball is cow। देखें कि ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द वॉल इज काविंग, तो इज काविंग ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स है, और ई ब्लैक क्रो से लेकर के वॉल तक आपका सब्जेक्ट पार्ट्स, जिसमें ए आपका डिटरमाइनर, ब्लैक शब्द जो है ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो क्रो शब्द है ये आपका हेड वर्ड, और सिटिंग ऑन द बॉल जो ये शब्द आया है ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और शो करता हूँ, इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ। Some blind beggars standing at the temple door or begging। तो देखें कि some blind beggars standing at the temple door are begging, तो आर बेगिंग जो है ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स कहलाएगा, और टेम्पल से लेकर के जितना शुरू का हिस्सा बचा ये आपका सब्जेक्ट पार्ट्स कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको? सब्जेक्ट पार्ट्स कहेंगे, जिसमें सम शब्द आपका डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर। ब्लाइंड ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, और बेगर्स ये आपका हेड वर्ड कहलाएगा, हेड वर्ड। इसके बाद जो बचता है स्टैंडिंग एट द टेम्पल डोर, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें मैं एग्जाम्पल के द्वारा शो कर देता हूँ कि किन किन और चीज़ों को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पहला है हम प्रोनाउन को प्रयोग कर सकते हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। तो ये आपका
प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया और दे शब्द आपका सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया। तो हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जीरंड को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जीरंड आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी लगाने से बनती है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो इज गुड फॉर हेल्थ ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स कहलाएगा। और वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, इसलिए ये जीरंड कहलाएगी और ये सब्जेक्ट पार्ट्स, सब्जेक्ट पार्ट्स, ये हो गया आपका जीरंड। तो जीरंड को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है देयर, तो देयर को भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देयर आर सम बर्ड्स इन द ट्री। तो आर से लेकर के लास्ट वाला आपका प्रेडिकेट पार्ट्स कहलाएगा और देयर शब्द आपका सब्जेक्ट पार्ट। तो देयर ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, इसको भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम इट को भी, चूंकि प्रोनाउंस में आ जाता है, इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ बचती है कि इन्फिनेटिव, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनती है, इन्फिनेटिव को भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करता हूँ। टू स्मोक इज हार्मफुल। तो जो टू स्मोक है ये आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा और ये आपका इतना हिस्सा सब्जेक्ट पार्ट्स, और सब्जेक्ट पार्ट्स में इन्फिनेटिव। और इज हार्मफुल आपका प्रेडिकेट पार्ट्स, लगाएंगे इसको प्रेडिकेट पार्ट्स। एक एग्जाम्पल और करते शो कर देता हूँ। टू प्ले इज यूजफुल फॉर। तो टू प्ले ये आपका सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया और सब्जेक्ट पार्ट्स में इन्फिनिट, और इज यूजफुल फॉर अस ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट पार्ट्स को क्वालिफायर, हेडवर्ड, इसके बाद क्वालिफायर को डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में, हेडवर्ड को नाउन और प्रोनाउन में, तथा एक शब्द और प्रयोग होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, जो मेन वर्ब की, मेन सब्जेक्ट की विशेषता में आता है और इसे सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का, प्रोनाउंस का, इन्फिनेटिव का और जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर कर दी। अब मैं आपको प्रेडिकेट पार्ट्स का विभाजन बताता हूँ। तो प्रेडिकेट पार्ट्स को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, लेकिन चौथा एक और हो जाता है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो देखें, पहला वर्ब है,
तो वर्ब आप जानते हैं दो तरह से होती है, एक तो इसको सहायक क्रिया को भी हम वर्ब कहते हैं, दूसरा मुख्य क्रिया, ये भी आपकी वर्ब कहलाती है। तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों मिलकर के आपकी वर्ब कहलाती है। अब वर्ब के बारे में मैं विस्तार से आपको अगले कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि वर्ब को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, वर्ब क्या है, इस बारे में आपको अगले कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा। दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका दो तरह का हो गया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किन्हें कहेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किन्हें कहेंगे? तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट समझ लें कि ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल, परिणाम, रिजल्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये दो तरह से हो जाता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट जिनके पहले टू और फॉर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट जिनके पहले टू और फॉर का प्रयोग ना किया जा सके, अर्थात ये बेजानदार वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेजानदार चीज़ें आप जानते ही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट जो सजीव का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात जिनके पहले टू और फॉर का प्रयोग किया जा सके, वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तीसरा है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट इसको हिंदी में पूरक शब्द कहते हैं, पूरक शब्द। अब आप पूरक शब्द जानते ही हैं कि जब किसी चीज़ की मात्रा या अर्थ शॉर्ट होता है, यानी किसी चीज़ के हम सेंस को क्लियर करने में असमर्थ होते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ पूरक शब्दों का यूज कर देते हैं। इन पूरक शब्दों के यूज करने से उस सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाता है, इन्हें हम कंप्लीमेंट कहते हैं। और एडजेक्टिव एडवर्ब या एडवर्बियल, फिर तो वे शब्द जो एडवर्ब की भांति कार्य करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। ये हमेशा प्रेडिकेट पार्ट्स के विशेषता में आते हैं और वाक्य के लास्ट में सबसे दिए रहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करता हूँ। Ravi is playing football. रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। तो रवि आपका सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया और इज प्लेइंग से लेके फुटबॉल तक आपका प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। अब प्रेडिकेट पार्ट्स में इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग शब्द ये आपका मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब, और फुटबॉल ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट, क्योंकि ये फुटबॉल बेजानदार होती है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रयोग करें। दूसरा एग्जाम्पल आपको शो करता हूं।
मीरा gave me some marbles. मीरा gave me some marbles. तो gave से लेकर लास्ट तक आपका प्रेडिकेट पार्ट्स और मीरा आपका सब्जेक्ट पार्ट्स, जिसमें gave मेन वर्ब हो गए, मेन वर्ब, मी ये आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट, क्योंकि मी का प्रयोग सजीव के लिए हुआ है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम मार्बल, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम टू और फॉर का प्रयोग करके भी इस तरह से लिख सकते हैं, मीरा गेव सम मार्बल्स टू मी। तो देखें यहाँ पे मी के पहले टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में एग्जाम्पल्स बताऊँ। Pupil made me their leader। तो देखें कि प्यूपिल शब्द आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया और मेड से लेके लीडर तक आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, जिसमें मेड शब्द मेन वर्ब हो गई, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, और देयर लीडर ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। क्योंकि जब वाक्य में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों दिया होता है तो हम इसको कंप्लीट सेंटेंस मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्यूपिल मेड मी, लोगों ने मुझे बनाया। अब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये सेंस नहीं क्लियर हो रहा है कि लोगों ने मुझे क्या बनाया। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने देयर लीडर का प्रयोग कर दिया कि लोगों ने मुझे अपना नेता चुना। तो ये आपका देयर लीडर आप कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब मैं आपको एडवर्ब का प्रयोग और कर देता हूँ। Some boys are talking there। Some boys are talking there। तो some boys आपका सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया और are talking there ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया, जिसमें are हेल्पिंग वर्ब, talking मेन वर्ब और देयर ये आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। एक एग्जाम्पल के द्वारा एडवर्बियल फ्रेज को और क्लियर कर देता हूं। He went to market
तो ही आपका सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया और बैंड से लेकर लास्ट तक आपका प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया, जिसमें बैंड ये आपकी मेन वर्ब हो गई, टू मार्केट ये आपका कंप्लीमेंट हो गया, और इन ए हाली ये आपका एडवर्बियल फ्रेज। तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो और मैं क्लियर कर देता हूँ। तो 3 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, ही खाली जगह दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया, अब इस तरह से आपको वाक्य दे दिया जाएगा। ही दे दिया गया, इसके बाद वाक्य में खाली स्थान दे दिया गया और ब्रैकेट में कुछ शब्द दे दिए गए, जैसे इसमें दिए माई बेस्ट फ्रेंड इज। तो इसको आपको कंप्लीट कर देना है, तो बन जाएगा आपका ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको, सब्जेक्ट पार्ट्स खाली स्थान दे दिया, इज रीडिंग ए बॉय। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया ए बॉय फैट और यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट्स वाला ऐसा खाली छोड़ दिया इज रीडिंग ए बुक। तो आपको क्या करना है कि ब्रैकेट वाले शब्दों को ए फैट बॉय इज रीडिंग ए बुक, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो एक तो दूसरा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कुछ शब्द आपको गलत क्रम में रीऑर्डर फॉर्म में दे दिए जाएंगे, जैसे कुछ शब्द दे दिए गए इसमें कि दीज फ्लावर्स ब्यूटीफुल इन माई आर फेडेड गार्डन। तो ये गलत क्रम में आपको वाक्य शब्द दिए गए, इनको आपको रीऑर्डर कर देना है, सही क्रम में कर देना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स in my garden are fresh। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन आर फेडेड। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है और ज़्यादातर इसी रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चौथा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, मैं इसको साफ कर देता हूं फिर आपको बताता हूं। A thin boy came to me yesterday। तो ये आपका सेंटेंस दे दिया गया है कि ए थिन बॉय केम टू मी यस्टरडे। अब इसमें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिक आउट द सब्जेक्ट पार्ट्स एंड प्रेडिकेट पार्ट्स, यानी सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स को सेलेक्ट करो, चुने। तो यहाँ पे देखें ए बॉय, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया, केम टू मी यस्टरडे प्रेडिकेट पार्ट्स। अब इसमें एक चीज़ें और पूछी जा सकती है, सब्जेक्ट पार्ट्स के बेस से पूछे जा सकते हैं और प्रेडिकेट पार्ट्स के बेस से पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ए डिटरमाइन, थिन एडजेक्टिव और बॉय एडवर्ब। ये आपका सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया, मतलब इसका आपका सब्जेक्ट पार्ट्स कह रहा है, सब्जेक्ट पार्ट्स। इसी तरह से केम, ये आपका मेन वर्ब हो गया, टू मी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में आपका ये इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यस्टरडे, ये आपका एडवर्ब। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। इतने तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।